So we have this question here: a stabilized equation for plane electromagnetic waves, and so that they are transverse in nature, and so that they move in vacuum with the speed of light. तो क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए एक इक्वेशन स्टेबलाइज करनी हमें, उसके लिए हम मैक्सवेल्स की इक्वेशंस का यूज करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी फंडामेंटल कुछ बेसिक बातें बताता हूँ। सबसे पहले ये है डेल ऑपरेटर। इसका मतलब है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है। अब अगर ये डेल ऑपरेटर किसी स्केलर पर ऑपरेट करे तो क्या हो जाएगा, इसी में ए यहीं पर लिखता हूँ, तो ये पूरा का पूरा ए पर ऑपरेट करेगा, तो हो जाएगा डेल ए अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ए अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल ए अपॉन डेल जेड के कैप। इस चीज को हम बोलते हैं ग्रेडियंट ए। यहां पर ए क्या, एक स्केलर है। ओके, तो ऐसे ही अगर ये डेल ऑपरेटर किसी वेक्टर पर ऑपरेट करता है, सपोज ए वेक्टर, एंड ए वेक्टर जो हमारा वो है ए एक्स आई कैप, ए का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो क्या हो जाएगा, ये एक तरीके से डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। और इसका डॉट प्रोडक्ट अगर इसके साथ करें तो क्या होगा, डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। और इस चीज को हम बोलते हैं डाइवर्जेंस ए वेक्टर। ठीक है। अब अगर इस डेल की, इसको यहाँ से अब हटा दूं, इसको डेल ही रखता हूँ क्योंकि डेल ए यहाँ पर लिख दिया। अगर इस डेल की इस ए वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दी जाए, ये थी डॉट प्रोडक्ट, अगर क्रॉस प्रोडक्ट कर दी जाए डेल क्रॉस ए, तो कैसे होगी एक बार, तो डेल क्रॉस ए क्या हो जाएगा, डेल वेक्टर का और ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम, ऐसे करके निकालते हैं, आई जे के एक डिटर्मिनेंट बना लेते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड ए एक्स ए वाई ए जेड ऐसे। और इस चीज को बोलते हैं कर्ल ए वेक्टर, ये। ठीक है, इसको ऐसे कर्ल ए वेक्टर। अब अगर इसको मैं ओपन करूं तो आई वाला कंपोनेंट लेना है, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी माइनस इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, यानी डेल ए जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल जेड। ये किस डायरेक्शन में है, आई क्या, फिर क्या आएगा माइनस, ये लेंगे तो डेल ये खत्म ये खत्म, तो डेल ए जेड माइन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड जे कैप प्लस, फिर ये क्या हो जाएगा, डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई के कैप। ओके, तो अब इसमें मैं इस माइनस की भी अंदर मल्टीप्लाई करके इसको लिख दूंगा, तो हो जाएगा डेल ए जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल जेड आई कैप प्लस, तो प्लस में पहले एक्स वाला आ जाएगा, डेल ए एक्स
अपॉन डेल जेड माइनस के डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स जे कैप और प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस के डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई के कैप। तो ये वैल्यू क्या है, कर्ल ए की ये वैल्यूज है, ठीक है। अब अगर इसमें एक चीज, एक ट्रेंड अगर आप ध्यान रखो इसको याद करने के लिए, तो इसमें देखो पहले जेड वाले में से वाई वाला घटाया जाता है, यानी ए जेड माइनस ए वाई आता है, और नीचे ये इसका यहाँ, यानी जब जेड के रेस्पेक्ट में करे तो वाई आएगा, जब वाई के रेस्पेक्ट में करे तो जेड आएगा। उसके बाद एक्स में से जेड को ऐसे लिख लेते हैं, पहले जेड में से एक्स वाई घटाएंगे, फिर एक्स में से जेड को घटाएंगे, और फिर वाई में से एक्स को घटाएंगे, कर्ल के जो ये होते हैं, तो इसको बोलते हैं कर्ल वेक्टर। अब क्या करेंगे हम, मैक्सवेल इक्वेशंस का यूज करके अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए इक्वेशन एस्टेब्लिश करेंगे। सो मैक्सवेल्स इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। तो क्या है मैक्सवेल की इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म में, सही देख रहे हैं ना। पहली है डाइवर्जेंस ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन, या रो क्या है, चार्ज डेंसिटी। बाकी ये टर्म आई एज्यूम कि जो भी मैं लिखने वाला हूँ वो सब का आपको पता होगा, इतना तो आपने पढ़ा होगा। सेकंड है डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू जीरो। तीसरी है कर्ल ई इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। और चौथी है कर्ल बी इक्वल टू म्यू नोट जे वेक्टर प्लस एप्सिलॉन नोट डेल ई बाई डेल टी, ठीक है। तो अभी ये वही डाइवर्जेंस और कर्ल है जिसकी हमने अभी बात करी थी। अब अगर मैं मैक्सवेल की इक्वेशंस को इन वैक्यूम लूँ, इन वैक्यूम, तो वैक्यूम में क्या है, जहाँ कुछ नहीं है, यानी वहां पर कोई चार्ज नहीं रखा हमने, यानी रो की वैल्यू क्या है, जीरो है, और वहां पर कोई वायर नहीं है, कोई करंट भी नहीं है, तो यानी चार्ज डेंसिटी भी वहां पर क्या होगी, जीरो होगी। तो ये भी जीरो हो जाएगा, और ये टर्म कैंसिल, ये जीरो हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नोट, मैं इस चीज को लिख दूंगा म्यू नोट एप्सिलॉन नोट डेल ई बाई डेल टी। तो ये इक्वेशन बन जाएगी मैक्सवेल इक्वेशंस इन वैक्यूम, ठीक है। अब इस डाइवर्जेंस को मैं कैसे लिखूंगा, जैसे मैंने उसका लिखा था, यानी डेल ई एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ई वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ई जेड अपॉन डेल जेड, ठीक है। वैसे ही डाइवर्जेंस इक्वल टू जीरो, इक्वेशन 1। इसको कैसे लिखेंगे, डेल बी एक्स अपॉन डेल एक्स, लेट मी चेक कि सब दिख रहा है ना खूब अच्छे से, प्लस डेल बी वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल बी जेड अपॉन डेल जेड इक्वल टू जीरो, इक्वेशन 2। अब ऐसे ही कर्ल का हमें तोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको मिटा के थोड़ा सा साइड में लिखते हैं। तीसरी और चौथी इक्वेशन को, तीसरी इक्वेशन क्या है, कर्ल ए इक्वल टू माइनस के डेल बी बाई डेल टी, ठीक है। पहले कर्ल ई के कंपोनेंट्स लिखते हैं सारे। सबसे पहले क्या था, हमें ट्रेंड याद है, जेड माइनस वाई, एक्स माइनस जेड और वाई माइनस एक्स, इस रूप में है। यानी ये होगा डेल जेड, सॉरी डेल ई जेड, ठीक है, अपॉन डेल वाई माइनस डेल ई वाई अपॉन डेल जेड आई कैप प्लस डेल ई एक्स अपॉन डेल जेड माइनस डेल ई जेड अपॉन डेल एक्स जे कैप प्लस डेल ई वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ई एक्स अपॉन डेल वाई के कैप। ये लेफ्ट साइड लिख दी पूरी की पूरी, ये ठीक है। चौथी इक्वेशन अभी नहीं लिखा है, चौथी इक्वेशन क्या है,
डेल क्रॉस यानी कर्ल बी इक्वल टू म्यू नोट एप्सिलॉन नोट डेल ई बाई डेल टी, इसका भी लिखेंगे। अब इसके राइट साइड को लिखते हैं। अब बी वेक्टर को मैं उसके कंपोनेंट्स में तोड़ लूंगा, यानी डेल बाई डेल टी तो बाहर रहेगा, ये क्या हो जाएगा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ऐसे हो जाएगा। अब इस ये क्योंकि ये दोनों बराबर है, यानी आई कंपोनेंट के बराबर होगा, जे कंपोनेंट के बराबर होगा, और के कंपोनेंट के बराबर होगा। यानी ये जो चीज लिखी हुई है ये बराबर होगी इसके डेल बी एक्स अपॉन डेल टी, यानी इक्वेशन 3 की पहली इक्वेशन ये बनेगी, ये चीज बराबर है इसके इक्वल टू माइनस के डेल बी एक्स बाई डेल टी। और जो इसका सेकंड पोर्शन था, अब तीनों को ही लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो डेल जेड माइनस वाई, एक्स माइनस जेड और वाई माइनस एक्स, इस तरीके से थे नहीं, तो जेड माइनस वाई की तो ये होगी। अब एक्स माइनस जेड यानी डेल ई एक्स अपॉन डेल जेड माइनस डेल ई जेड अपॉन डेल एक्स एक वोल्ट हो जाएगा माइनस के डेल बी, क्योंकि इसका जे कंपोनेंट क्या होगा बी वाई अपॉन डेल टी। और ये वाली का हो जाएगा डेल ई वाई अपॉन डेल एक्स माइनस के डेल ई एक्स अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस के डेल बी जेड अपॉन डेल टी। ये पूरी की पूरी इक्वेशन मेरी बन गई इक्वेशन 3। और सिमिलरली इक्वेशन 4 बन जाएगी मेरी। उसमें क्या होगा, यहाँ पर बी जेड ई वाई ई एक्स ई जेड है, उसकी जगह आ जाएगा बी, जहाँ भी ई है इधर आ जाएगा बी, और इस साइड जहाँ भी बी है उधर आ जाएगा ई, और साथ में म्यू नोट एप्सिलॉन नोट की मल्टीप्लाई भी होगी। उसको मैं चारों को इधर उतार देता हूँ, ठीक है। तो इधर इसको उतार देंगे जल्दी से, इनको भी मिटा देते हैं। अब तो मैक्सवेल की इक्वेशन ये बची। अब चौथी जो इक्वेशन होगी ऐसे ही कर दो, वो हो जाएगी डेल बी जेड अपॉन डेल वाई माइनस के डेल बी वाई अपॉन डेल जेड इक्वल टू म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, और इसमें माइनस था उसमें माइनस नहीं है, तो डेल ई आई एक्स अपॉन डेल टी। इक्वेशन 4 की पहली इक्वेशन है। ऐसे ही इस तरीके से डेल बी एक्स अपॉन डेल जेड माइनस डेल बी जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट डेल ई वाई बाई डेल टी। फिर ऐसे ही डेल बी वाई अपॉन डेल एक्स माइनस के डेल बी एक्स अपॉन डेल वाई इक्वल टू म्यू नोट एप्सिलॉन नोट डेल ई जेड अपॉन डेल टी। तो इक्वेशन ये तीनों मिलकर बन गई इक्वेशन 4, ये तीनों के तीनों। तो ये 4 इक्वेशन हो गए हमारे पास मैक्सवेल की। अब इनका हम यूज करते हैं, हम एक वेव कंसिडर करते हैं। अब शायद कुछ चीजें दिख भी नहीं रही हो, तो मुझे इसको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, या ठीक है। तो एक बार इन चारों इक्वेशन को नोट कर लो, मैं इनको थोड़ा सा साइड करके थोड़ा स्पेस बनाता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। तो चारों इक्वेशन मैंने यहाँ पर साइड में लिख दी है, चारों की चारों, ठीक है। तो जब जरूरत होगी हम उसी ओर मूव कर लेंगे अपना इक्वेशन के। अब आते आगे की बात करते हैं। तो अब हम एक प्लेन वेव कंसिडर करते हैं, एक प्लेन वेव जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही है। एक प्लेन वेव है जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही है, यानी कि जो उसके वेव फ्रंट है वो वाई जेड प्लेन के, अगर मैं ये एक्स बनाया ये वाई, और ये ऐसे तो बना नहीं सकता ड्रॉ, तो ऐसे करता हूँ, और ये जेड, तो वो वाई जेड जो प्लेन होगा मेरा, वाई जेड प्लेन में के पैरेलल होंगे उसके वेव फ्रंट्स। एक प्लेन वेव जो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है और वाई जेड प्लेन में उसके वेव फ्रंट जो है वो उसके पैरेलल होंगे वेव फ्रंट। और हम मानते हैं कि जो इस वेव की वाइब्रेशंस है वो हम ई वेक्टर
क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और बी वेक्टर इनसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ई वेक्टर और बी वेक्टर की वाई जेड प्लेन में जो कंपोनेंट्स होंगे वो कांस्टेंट होंगे, यानी ई वेक्टर और बी वेक्टर वाई जेड प्लेन में कांस्टेंट होंगे, उनकी वाइब्रेशन क्या होगी, वो केवल एक्स डायरेक्शन में होगी। यानी कि दूसरी भाषा में कहे, दूसरे शब्दों में जो ई वेक्टर होगा वो केवल एक्स और टी का फंक्शन होगा, ना कि वाई और जेड का, और जो बी वेक्टर होगा वो भी एक्स और टी का ही फंक्शन होगा। इस चीज को एक बार इमेजिन करने की कोशिश करते हैं भैया। माइक देखो, मान लिया ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है और ये जेड डायरेक्शन है, थोड़ा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मैं परपेंडिकुलर आ जाऊं, ठीक है, ऐसे। तो ये एक्स वाई प्लेन हो जाएगा, ये एक्स जेड प्लेन हो जाएगा और ये वाई जेड प्लेन हो जाएगा। तो वाई जेड प्लेन में मेरे ई वेक्टर और बी वेक्टर के दोनों के कंपोनेंट्स जो होंगे वो कांस्टेंट होंगे, इनकी वैल्यू इस पूरे प्लेन में जो होगी कांस्टेंट होगी। इस चीज को अगर मैं एक इमेजिन करने की कोशिश करूं, मैं बहुत देर सोचा इस चीज को मैं कैसे दिखाऊं। एक्चुअली इस चीज को हम ऐसे देख सकते हैं, मान लीजिए ये मेरा मार्कर है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। अब जब ये एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगा तो इसकी वैल्यू ऐसे बदल रही है, ऐसे ऐसे, इसकी वैल्यू कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, इस तरीके से। तो एक्स डायरेक्शन में इसकी वैल्यू ऐसे बदल रही है। लेकिन जो मार्कर की जो लेंथ है ये वाई डायरेक्शन में कम छोटा नहीं हो रहा है, इतना ही बड़ा मार्कर चल रहा है। यानी वाई जेड जो प्लेन है इसमें इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट है, यानी जो ई वेक्टर और बी वेक्टर होंगे वो केवल एक्स और टी के फंक्शन होंगे, वो वाई और जेड के फंक्शन नहीं होंगे, ठीक है। हम अपनी एक प्लेन वेव कंसिडर कर रहे हैं ऐसे। तो ऐसे जो मेरे बी वेक्टर और ई वेक्टर जो है वो प्रोपोगेट कर रहे हैं, और अगर वो एक्स और टी के ही फंक्शन है केवल, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो मेरा डेल ई अपॉन डेल वाई होगा और जो डेल ई अपॉन डेल जेड होगा, ठीक है, उनकी वैल्यूज जो होगी जीरो होगी। यानी जब भी हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और जब भी z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे उनकी वैल्यूज जीरो होगी, न केवल e के लिए बल्कि b के लिए भी, ठीक है, ठीक है। यानी y z प्लेन में क्या है, उनकी वैल्यूज जो है वो कांस्टेंट है वेव्स की। अब इस चीज का टोटल मतलब देखते हैं कि यहां में से हमारे कितने कंपोनेंट्स जो है वो जीरो होने वाले हैं। तो देखो अभी इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अभी तक की कहानी समझ में आई। पहले हमने क्या करा, मैक्सवेल की इक्वेशन लिखी वैक्यूम के भीतर, जहां पर ना चार्ज डेंसिटी है ना करंट डेंसिटी है। उसके बाद क्या करें, हमने एक प्लेन वेव कंसिडर करी जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट करी है। इसका मतलब क्या है, वाई जेड प्लेन में उसके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जिनको हमने अज्यूम किया कि ये जो चीज है वो वाइब्रेट कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में यही वाइब्रेट करते हैं। तो वो क्या होंगे, वो केवल एक्स और टी के फंक्शन होंगे, यानी वाई जेड प्लेन में उनकी वैल्यूज जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी, एक प्लेन वेव है, ठीक है। ओके, अब आगे देखते हैं। इसका मतलब है कि जो मेरा डेल ई एक्स अपॉन डेल एक्स का कंपोनेंट होगा, सॉरी डेल एक्स कह रहा हूँ मैं, वाई के रेस्पेक्ट में, नहीं तो ये जीरो होगा। तो डेल ई वाई अपॉन डेल वाई होगा वो भी जीरो होगा। तो डेल ई जेड होगा अपॉन डेल वाई वो भी जीरो होगा, यानी वाई के रेस्पेक्ट में तीनों कंपोनेंट्स जीरो होंगे। ऐसे ही जेड के रेस्पेक्ट में भी डेल ई एक्स अपॉन डेल जेड जीरो होगा, डेल ई वाई अपॉन डेल जेड जीरो होगा और डेल ई जेड अपॉन डेल जेड जीरो होगा। और सिमिलर चीज बी वेक्टर के लिए भी होगी। इसको मिटाओ यहाँ से, यानी कि डेल बी एक्स अपॉन डेल वाई जीरो होगा, डेल बी वाई अपॉन डेल वाई जीरो होगा, डेल बी जेड अपॉन डेल जेड जीरो होगा। इसका मतलब डेल बी एक्स अपॉन डेल जेड, अबे वाई 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 में जीरो होंगे तीनों और जेड में भी तीनों जीरो होंगे ऑन डेल जेड इक्वल टू। अब ये जो वैल्यूज मेरे पास आई है, इन वैल्यूज को जहां जहां भी ये वैल्यूज मिलेगी वहां पर शिफ्ट कर देंगे।
देखो अब थोड़ा सा कैमरे को इधर घुमाते हैं, ठीक है, सही चल रहा है अभी तो, ऊपर ही है। तो यानी डेल ई वाई, भाई हिल मत यार, डेल ई वाई अपॉन डेल वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जीरो। डेल ई जेड अपॉन डेल जेड की वैल्यू जीरो, जीरो। तो जो मेरे बची डेल ई एक्स अपॉन डेल एक्स, इसकी वैल्यू भी क्या बची, जीरो। तो इक्वेशन वन ये रहेगी, ये भी क्या है, जीरो, इक्वेशन वन। उसके बाद डेल बी वाई अपॉन डेल वाई की वैल्यू जीरो, इसकी वैल्यू भी जीरो, तो इसकी पूरे जो बचा इसकी वैल्यू भी जीरो। ये होगी मेरी इक्वेशन टू, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब जो डेल ई वाई अपॉन डेल जेड है, जेड के रेस्पेक्ट में, और डेल ई जेड अपॉन डेल वाई है, तो दोनों की वैल्यू जीरो है, तो यानी यू भी जीरो, ये भी जीरो, तो ये भी चीज क्या होगी, जीरो। अब डेल ई एक्स जो डेल जेड के रेस्पेक्ट में है वो जीरो, और जो डेल ई एक्स डेल वाई के रेस्पेक्ट में है पहले वाला ही, वो भी जीरो। तो ये मेरी बनेगी इक्वेशन थ्री, ऐसे। अब इक्वेशन फोर के लिए थोड़ा सा कैमरा नीचे करना पड़ेगा, एज वी ऑल नो। ओके, यहाँ पे दोनों, एक y के रेस्पेक्ट में एक z के रेस्पेक्ट में, यानी दोनों की वैल्यू जीरो, और इसको भी जीरो के डिवाइड में भेज देंगे, तो यहाँ पर ये बचेगा खाली ये जीरो। यहाँ पर ये z के रेस्पेक्ट में यानी जीरो, और ये y के रेस्पेक्ट में यानी जीरो। ये बची मेरी इक्वेशन नंबर फोर। कौन सा हुआ, जीरो, चलो जो भी हुआ, ठीक है। ये x के रेस्पेक्ट में बचे जितने भी कंपोनेंट्स थे मेरे। अब डेल ई एक्स, ये सब जीरो हो गए, ठीक है, ओके। थोड़ा सा ऊपर करोगे दोबारा, हाँ ठीक है जी, ठीक है। अब एक चीज देखो, जो ई एक्स का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है डेल ई एक्स अपॉन डेल एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि क्या ई एक्स जो है वो स्पेस में अकॉर्डिंग टू एक्स डायरेक्शन में ई एक्स क्या है, कांस्टेंट है। और यहां से, कहां से, यहां से, यहां दिख रही है ये इक्वेशन, दिख रही है, ये तो दिख रही है ऊपर वाली, तो डेल ई एक्स अपॉन डेल टी जीरो है, यानी ई एक्स, एक्स जो है वो स्पेस के रेस्पेक्ट में भी जीरो है, और वो टाइम के रेस्पेक्ट में भी जीरो है। और ऐसे ही अगर आप बी के लिए देखोगे तो बी वाला कंपोनेंट भी स्पेस के रेस्पेक्ट में और टाइम के रेस्पेक्ट में जीरो है। यानी जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड था, अगर उसको तीन कंपोनेंट्स होंगे ई एक्स, ई वाई और ई जेड, तो जो एक्स वाले कंपोनेंट्स होंगे बी के भी, बी एक्स, बी वाई, बी जेड, और क्योंकि मेरी जो वेव है वो भी एक्स डायरेक्शन में चल रही है, तो ये क्या होंगे मेरे लॉन्गिट्यूडनल जो कंपोनेंट्स होंगे, वो क्या होंगे, वो तो कांस्टेंट हो गए, यानी उनका जो वेव के प्रोपगेशन में कोई हाथ पैर है ही नहीं, उनका रोल है ही नहीं, क्योंकि वेव जो है वो एक्स डायरेक्शन में चल रही है। तो अगर वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव होती तो क्या होता, क्या होता, उनके जो कंपोनेंट्स होते ई एक्स और बी एक्स वो उस डायरेक्शन में वेरी करते। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर होगी कि जो वेव है मेरी वो लॉन्गिट्यूडनल नहीं है। तो अगर मैं जहां से भी देखूंगा तो मेरी जो ई वेक्टर है वो तो या उसके कंपोनेंट्स या वाई डायरेक्शन में है या जेड डायरेक्शन में है, ठीक है, ये कांस्टेंट होंगे, और इनको हम जीरो ले लेंगे क्योंकि इनका वेव में कोई रोल है नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो भी लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट्स है ई एक्स, इसको जीरो ले लेंगे, और जो बी एक्स है उसको भी जीरो ले लेंगे, ठीक है। तो जो इससे हमें क्या देखेंगे फिर कि जो ई वेक्टर है और बी वेक्टर है वो क्या कर रहे हैं, इज वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, यानी जो वेव जिस डायरेक्शन में चल रही है ई वेक्टर और बी वेक्टर उसके परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या होगी, पहली चीज कि वेव क्या हमारी ट्रांसवर्स वेव है,
जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ट्रांसवर्स है। अब ये जो थोड़ी सी इक्वेशंस बची हुई है हमारी, इनको लिख के आगे का काम शुरू करते हैं। तो अब हमारे पास ये इक्वेशंस बची हुई है, इसमें भी थोड़ा सा काम आसान करते हैं। अब भी देखो, अभी भी हमारे पास जो ई वेक्टर है वो जेड डायरेक्शन में भी है और वाई डायरेक्शन में भी है, और जो बी वेक्टर है वो वाई डायरेक्शन में भी है और जेड डायरेक्शन में भी है। इसका मतलब क्या है कि जो ई है वो वाई और जेड दोनों प्लेन्स में वाइब्रेट कर रहा है, दोनों डायरेक्शन में, और बी भी। हम क्या करते हैं, अपने वेव को प्लेन पोलराइज्ड वेव कंसिडर करते हैं, प्लेन पोलराइज्ड, यानी कि जो ई है वो केवल वाई में ही एग्जिस्ट करता है, यानी ई जेड जो है वो जीरो है, वो जेड डायरेक्शन में वाइब्रेट नहीं कर रहा, और जो बी है वो केवल जेड डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है, बी वाई की वैल्यू जो है जीरो है। ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड वेव का मतलब क्या होता है, अपने शायद ऑप्टिक्स में पढ़ाई होगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक प्लेन में वाइब्रेट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड केवल उसी दूसरे प्लेन में वाइब्रेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो ई जेड वाला है जो हमारा, ये ना, ये जीरो हो जाएगा, और जो ये बी वाई वाला ये भी जीरो हो जाएगा। तो बाकी सब चीज़ तो जीरो ही है, तो ये केवल ये दो इक्वेशन बचेगी हमारे पास, और इन दो इक्वेशंस को लिख लेते हैं और फिर अपना आगे का काम शुरू करते हैं। ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आया, मतलब कि ई एक ही डायरेक्शन में लेना, आप चाहते तो ई को जेड में ले लेते, बी को वाई में ले लेते, ठीक है, लेकिन दोनों में नहीं लेना, एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करना है वो, वरना प्लेन अनपोलराइज्ड होगी, मामला कॉम्प्लेक्स होगा। तो अब ये दो इक्वेशन बच गई हमारे पास, 3c और 4b। अब इसमें क्या करते हैं, 3c को x के रेस्पेक्ट में और 4b को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग 3c विद रेस्पेक्ट टू x एंड 4b विद रेस्पेक्ट टू t। इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल स्क्वायर ई वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के डेल स्क्वायर बी जेड अपॉन डेल एक्स डेल टी, ये इक्वेशन हो जाएगी। और ये हो जाएगी माइनस के डेल स्क्वायर बी जेड अपॉन डेल एक्स डेल टी इक्वल टू म्यू नोट एप्सिलॉन नोट डेल स्क्वायर ई, वही है पता नहीं, ई वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। ओके, तो यहां से देखो ये जो चीज है इसके बराबर है, तो इन दोनों चीजों को हटा दे तो ये, यानी ये चीज इसके बराबर बची, यानी इन दोनों इक्वेशन से इसको अगर मैं इक्वेशन 5 बोल दो, इसको 6 बोल दो, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 क्या बचा हमारे पास, डेल स्क्वायर ई वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू म्यू नोट एप्सिलॉन नोट डेल स्क्वायर ई वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मेरे पास में वेव इक्वेशन आ गई। वेव इक्वेशन, प्लेन वेव इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, डिफरेंशियल डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। तो उस फॉर्म में ही इक्वेशन आ गई जहाँ पर वाई की जगह डिस्प्लेसमेंट का काम क्या कर रहा है, ई वाई। इसी तरीके से अगर मुझे इसी इक्वेशन को बी में लाना है तो क्या करना है, एक बार इसको टी के रेस्पेक्ट में और इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए करते हैं इसको ऐसे भी। तो इस बार क्या करेंगे, जो 3c को हम t के रेस्पेक्ट में और 4b को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। इसको करते हैं तो डेल स्क्वायर ई वाई अपॉन डेल टी डेल एक्स इक्वल टू माइनस के डेल स्क्वायर बी जेड अपॉन डेल टी स्क्वायर। आई एज्यूम कि आपको डिफरेंशिएशन करना आता होगा, आई एज्यूम, ठीक है। और इसको भी करें तो x के रेस्पेक्ट में, तो माइनस के डेल स्क्वायर बी जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर
इक्वल टू म्यू नोट एप्सिलॉन नोट डेल स्क्वायर ई वाई अपॉन सॉरी अपॉन डेल एक्स डेल टी। ठीक है, ओके। इसको इक्वेशन 7 कह दो, इसको 8 कह दो। इसमें अब क्या करेंगे, इस चीज की वैल्यू जो कि ये है, इसको उठा के इस चीज में रख देंगे, यानी इसकी जगह ये जो सेम है यहाँ पर ये रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर माइनस के डेल स्क्वायर बी जेड अपॉन डेल टी स्क्वायर, और माइनस से माइनस साइन खत्म हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास। तो ये वेव इक्वेशन ई के रूप में और ये वेव इक्वेशन बी के रूप में, यानी कि बी ई का जो कंपोनेंट है वो भी ऐसे ऐसे वेव के रूप में वाइब्रेट कर रहा है, और बी का कंपोनेंट है वो भी ऐसे ऐसे वेव के रूप में वाइब्रेट कर रहे हैं। ये वाई प्लेन में, ये जेड प्लेन में, यानी ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं। और हमने पहले देखा था ये दोनों के दोनों जो थे वो वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर थे, दोनों के दोनों वेव डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे थे। उसको यार यहाँ से दिखानी थोड़ा सा। तो ये देखो, ये क्या करते हैं अब, तो इसकी वैल्यू जो कि ये थी वो उठा के यहाँ पे रख दी, ऐसे किया था। ठीक है, दिखानी होगा शायद पहले। थोड़ा कोशिश करो यार। अब ये देखो, इस वेव इक्वेशन को, दोनों वेव इक्वेशन को अगर मैं इस चीज से कंपेयर करूं, तो यहां से मेरे पास क्या आ रहा है कि जो वेलोसिटी होगी इस वेव की, यानी कि v1/v स्क्वायर इक्वल्स आ रहा है म्यू नोट एप्सिलॉन नोट के, या फिर वेलोसिटी इक्वल होगा 1/√μ नोट एप्सिलॉन नोट के। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं म्यू नोट की वैल्यू रखूँ, क्या होगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर, ये होता है इसकी यूनिट। और एप्सिलॉन नोट की वैल्यू रखूँ, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू अभी नहीं रखते यार, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की जो वैल्यू होती है वो 9 इंटू 10⁻9, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये चीज़ ऐसे करके सिंपल रहेगा। तो एक बार म्यू नोट की वैल्यू इस चीज़ में रखते हैं, बाकी सब चीज़ मिटा दे। अब अभी तक हमने दो चीज़ करी, एक तो वेव की इक्वेशन ले आई और ये एक चीज़ ये कर दी कि वेव ट्रांसफर है। अभी वेव की स्पीड और दिखानी है हमें, जो कि लाइट की स्पीड के बराबर है। तो इस सब चीज़ को तो हटाओ। अब ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर रखें 1/√, म्यू नोट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, और बाकी क्या बचा है न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर, एम्पियर को यही लिख देता हूँ, इंटू एप्सिलॉन नोट बचा है। अब क्या बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नोट। तो 4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/9 इंटू 10⁻9 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अब रख देंगे, तो क्या हो जाएगी 1/9 इंटू 10⁻9 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब जो न्यूटन है वो न्यूटन को मार देगा। अब कूलम को मैं लिख सकता हूँ एम्पियर, क्यों इक्वल टू क्या होता है आई टी, तो कूलम इक्वल टू एम्पियर इंटू सेकेंड, सेकेंड ऐसे सेकेंड लिखते हैं, और दोनों का स्क्वायर है तो एम्पियर स्क्वायर सेकेंड, तो एम्पियर स्क्वायर से एम्पियर स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि यूनिट भी तो लेके आनी है ना स्पीड की। तो ये चीज़ बचेगी क्या 1/√, और यहाँ पे 1/9 इंटू 7 नीचे आएगा तो 10⁻16, और सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, सबसे रूट से बाहर आ जाएगी, तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, विच इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये v की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो हमने सब चीज़ कर लिया इस क्वेश्चन में, हमें जो जो भी करना था। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।